हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा यूनियन एंड टेरिटरी या राज्य एवं राज्य क्षेत्र। हमने लास्ट वीडियो में अनुसूची डिस्कस करी थी जिसमें हमारा एक पार्ट रह गया है, वो आज मैं अपलोड कर दूंगी। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है बजाय राज्यों के समूह के। इसका क्या कारण है, किन किन कारणों से हम भारत को राज्य का समूह ना कह के राज्यों का संघ कहते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा राज्यों का संघ। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत, ठीक है, हमको यहीं से याद रखना है, भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। किसमें की गई है? पार्ट 1 और आर्टिकल 1 से 4 तक। ठीक है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है कि एक देश का नाम और दूसरी देश राज्य की राज पद्धति का प्रकार। ठीक है। तो संविधान के भाग 1 के अंतर्गत आर्टिकल 1 से 4 तक संघ और इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? इंडिया जो कि भारत है वो बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। ठीक है। एक तो ये होता है कि एक से तो देश का नाम पता चलता है और दूसरा इससे राज्य पद्धति, किस प्रकार की संविधान पद्धति है हमारे यहाँ। ठीक है। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई मत नहीं था। ठीक है। मतलब हमारे देश का नाम भारत रखा जाए, इंडिया, हिंदुस्तान, या हमारे भारत को आर्यवर्त भी बोलते हैं। ठीक है। इसके बहुत सारे नाम हैं, तो इसको लेकर संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई मत नहीं था। कुछ सदस्यों ने सलाह दी कि इसके परंपरागत नाम यानी भारत को रहने देते हैं, जबकि कुछ ने आधुनिक नाम इंडिया की वकालत की। इस तरह संविधान सभा ने दोनों को स्वीकार किया, इंडिया जो कि भारत है। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्यों का संघ उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्यों का संघ को ज़्यादा मान्यता दी है बजाय किसके? संघीय राज्य के। ठीक है। तो किन किन कारणों से उन्होंने माना है कि हमारा भारत राज्यों का संघ होगा, देखते हैं आगे इसमें। पहला क्या है? पहला है भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दो कारण दिए किस चीज़ के, कि भारत राज्यों का संघ है। पहला क्या? भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे कि अमेरिकी संघ में और दो राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। यह संघ है, यह विभक्त नहीं, यह वक्त नहीं है, सॉरी, यह विभक्त नहीं हो सकता। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। हमने अपने देश के हर कोने को प्रशासनिक सुविधा के अनुसार बांटा है ताकि देश के हर क्षेत्र को विकसित किया जा सके। उसके लिए अलग अलग प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर राज्यों को में बांटा गया है, जबकि हमारा देश राज्यों का संघ है, ना कि राज्यों का समूह। ठीक है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी है? अभी हमने क्या पढ़ा था कि राज्यों के संघ का वर्णन किस में हुआ है? अनुच्छेद 1 में, भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 तक। ठीक है। तो अनुच्छेद 1 में हमने क्या करा है? भारत के क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा है। सबसे पहला कौन सा? राज्य यानी स्टेट। दूसरे हैं संघ क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी। तीसरे हैं ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि हमारे भारतीय क्षेत्र को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो 3 श्रेणियों में। सबसे पहले स्टेट, सेंटर और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राज्य एवं संघ शासित राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। इस वक्त 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
तो हमें क्या याद रखना है कि राज्य एवं संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की कौन सी अनुसूची में दर्शाया गया है? पहली अनुसूची में। ठीक है। और कितने राज्य हैं? 28 राज्य, सॉरी 7 नहीं है ये, 8 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए यहाँ। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होती है। हमारे संविधान के जितने भी उपबंध हैं, यानी संविधान की जो भी विशेषताएं हैं, संविधान के जो भी कानून हैं, वो सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होंगे। ठीक है। पहले इसमें जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया था, लेकिन आर्टिकल 370 को 19 अगस्त को हटा दिया था 2019 में। ठीक है। तो अभी हमारे यहाँ सभी राज्यों को, जो कि इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, तो सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होता है संवैधानिक उपबंध। ठीक है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। ठीक है। इसके लिए हमने पढ़ा था 5वीं और 6ठी अनुसूची में कुछ राज्यों के लिए प्रशासन के लिए विशेष उपबंध किए गए थे ना, तो इसमें वही है, कुछ भाग 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध है। वो राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र है, गुजरात है, नागालैंड है, मणिपुर है, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। ठीक है। इसके अतिरिक्त 5वीं एवं 6ठी अनुसूचियों में राज्य के भीतर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध है। ये हम पढ़ चुके हैं अनुसूची में कि 5वीं और 6ठी अनुसूची में क्या कहा गया है? राज्यों के अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के लिए उपबंध किस में है? 6ठी अनुसूची में। भारत में संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया गया, जैसे दादर और नागर हवेली, गोवा, दमन एवं दीव, पांडिचेरी एवं सिक्किम, पुदुचेरी और सिक्किम। ठीक है। तो विदेशी क्षेत्र कौन कौन से अधिग्रहित किए संविधान लागू होने के बाद? दादर और नागर हवेली, गोवा, दमन एवं दीव, पुदुचेरी एवं सिक्किम। ये तो थी आर्टिकल 1 की बात। ठीक है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? क्योंकि जो हमारे संघ राज्य क्षेत्र हैं वो आर्टिकल 1 से 4 तक है, तो आर्टिकल 1 को हमने पढ़ा, अब है आर्टिकल 2। अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधन और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकेगी। ठीक है। मतलब क्या है इसका? आर्टिकल 2 के अंदर हमने पार्लियामेंट को यह पावर दी है कि वो कानून के द्वारा ऐसी निबंधन और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकेगी। इस तरह अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्तियाँ प्रदान करता है। पहला क्या? नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करे। दूसरा है नए राज्यों का गठन करने की शक्ति। यहाँ से सवाल सीधे सीधे बनता है कि नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, कार्यपालिका के पास, लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं। तो हमें सीधे सीधे याद रखना है नए राज्यों के निर्माण की और नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करने की शक्ति आर्टिकल 2 के तहत संसद को प्राप्त है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में क्या है? भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्य में परिवर्तन से संबंधित है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। अभी 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। ठीक है। तो वो किसके तहत? आर्टिकल 3 के तहत था। आर्टिकल 3 में ये लिखा हुआ है कि जो भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण हो या फिर वर्तमान राज्य में परिवर्तन से संबंधित हो। तो यानी कि आंध्र प्रदेश पहले से एक राज्य था, उससे हटा के हमने तेलंगाना दूसरा राज्य बना दिया, तो क्या वर्तमान राज्य में परिवर्तन तो था से संबंधित। दूसरे शब्दों में क्या है? आर्टिकल 3 में भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
नेक्स्ट है हमारा राज्य के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति। राज्य के पुनर्गठन के संबंध में संसद को क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं? ठीक है, सबसे पहले अनुच्छेद 3 संसद को ये अधिग्रहित करता है। ये अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 3 में संसद को क्या क्या शक्तियाँ दी गई हैं? पहला है किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, जैसे पहले हमने क्या करा था, आंध्र प्रदेश से उसका क्षेत्र अलग करके तेलंगाना बनाया, या फिर दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर में राज्य का निर्माण कर सकेगी। जैसे अभी हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था, और आंध्र प्रदेश से हटाकर हमने एक अलग नया राज्य तेलंगाना बना दिया था। तो ये किसको शक्ति दी गई है? संसद को शक्ति प्राप्त है। संसद की शक्ति आर्टिकल 3 के तहत क्या क्या दी गई है कि किसी राज्य क्षेत्र में अलग करके या दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर राज्य का निर्माण कर सकेगी। ये संसद की शक्ति है। किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी। ठीक है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। तो ये आर्टिकल 3 के तहत संसद को शक्तियाँ प्राप्त है। क्या कि किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, क्षेत्र को घटा सकते हैं, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, नया राज्य बना सकते हैं, या 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकते हैं। ठीक है, ये सब हमने शक्तियाँ आर्टिकल 3 के तहत संसद को दी गई हैं। हालांकि इस संबंध में आर्टिकल 3 और आर्टिकल 3 में 2 शब्दों का उल्लेख किया गया है। एक, उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाए। यानी कि ये सब करने के लिए हमें सबसे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता है। हमें किसी भी राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यह मत निश्चित सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। अगर हमें आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बनाना है तेलंगाना, तो पहले हमें राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी चाहिए। अगर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है तो दूसरा क्या है कि राष्ट्रपति उस अध्यादेश को उस राज्य के विधानमंडल का विचार जानने के लिए भेजता है कि क्या उसका इस बारे में क्या विचार है। यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, यानी आंध्र प्रदेश की विधानमंडल के पास जैसे हमने भेजा अपना अध्यादेश मत जानने के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी भी चाहिए संसद में पेश करने से पहले, और राष्ट्रपति उस राज्य के विधानमंडल से उसका मत जानने के लिए उसको भेजता है। ठीक है, तो इसके लिए एक समय सीमा निश्चित होती है। ये नहीं है कि उसको कई साल तक कई महीनों तक रखो, निश्चित समय सीमा के अंदर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 3 संसद को शक्ति देती है किस चीज़ की? नए राज्य बनाने की, क्षेत्र परिवर्तन की, नाम परिवर्तन की, सीमा परिवर्तन की। और किस तरह से होता है? राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से संसद में पेश किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हमसे पूछ लिया जाता है कि अगर राष्ट्रपति ने अध्यादेश को विधानमंडल के पास यानी किसी राज्य विधानमंडल के पास भेजा है तो क्या राष्ट्रपति बाध्य है उस विचार को मानने के लिए? नहीं, वो बाध्य नहीं है। वो उसको मान भी सकता है, वो उसको नहीं भी मान सकता, भले ही उसका मत समय पे आए या समय से धीरे से आए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने में उसमें परिवर्तन करके नाम बदलना है, सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्य की अनुमति से कदम उठा सकती है। दूसरे शब्दों में संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। ठीक है, इस तरह संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता है, राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। भारत को सही कहा गया है विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। भारत को क्या कहते हैं हम? विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। यानी राज्य तो अलग अलग हैं लेकिन संघ से अलग नहीं है। यानी संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ अमेरिका में क्षेत्रीय एकता
या राज्यों के अस्तित्व को संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। अमेरिकी संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्य की अनुमति के नहीं कर सकती। इसलिए अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। सीधी सी बात यह है, हमने अपने भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। क्या है इसका कारण? इसका कारण है कि जो हमारा केंद्र है वो हमारे राज्य को समाप्त कर सकता है अगर वो चाहे तो, लेकिन राज्य के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है वो केंद्र को समाप्त कर सके, यानी विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। दूसरी तरफ अमेरिका में क्या है? अमेरिका में जब केंद्र सरकार को किसी राज्य से संबंध में कोई कानून बनाना हो या कोई भी ऐसी किसी भी चीज़ का निर्माण करना हो, उनके क्षेत्र परिवर्तन का, सीमा परिवर्तन का, तो पहले राज्य से अनुमति लेते हैं। राज्य से अनुमति लेने के बाद केंद्र ऐसा कर सकता है, लेकिन भारत में कभी भी केंद्र राज्य से अनुमति नहीं लेता। ठीक है, तो इसलिए विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है हमारा भारत, और अमेरिका है अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। ये दोनों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ पहला ये अमेरिका में है, और विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ, ये सम नहीं है, संघ है, संघ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 4। हमारा जो संविधान का संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 में। तो हमने 1, 2, 3 पढ़ लिए, अब है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में क्या है? ये स्वयं यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन आर्टिकल 2 के अंतर्गत। तो नए राज्यों का प्रवेश या गठन किस में है? आर्टिकल 2 में। नए राज्यों की सीमाओं क्षेत्रों का निर्माण, क्षेत्र के नाम में परिवर्तन आर्टिकल 3। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। यानी ये जो कार्य होगा, यानी कि किसी राज्य का प्रवेश या गठन या राज्य के निर्माण, सीमा क्षेत्रों का नाम में परिवर्तन, ठीक है, या फिर हमारा है ये, इसका क्या होगा, मतलब साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जाएगा, ना कि आर्टिकल 368 के तहत संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, क्या संसद को भी यह भी अधिकार है कि वे किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त करके भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद की शक्ति राज्य की सीमा समाप्त करने और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। संसद राज्य की सीमा समाप्त करके उसको किसी और देश को नहीं दे सकती। यह काम आर्टिकल 368 में ही संशोधन करके किया जा सकता है। इस तरह नौवें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के प्रभावी होने पर उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा आज संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4, ये चारों ही क्वेश्चंस बनते हैं इनसे। ठीक है, आज हमने थ्योरी पढ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे और इससे बनने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें कोई और इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको लगता है इसमें कहीं कुछ गलत है, आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।